नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज से हम इतिहास की एक पूरी श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के मध्यकालीन भारत तक होते हुए आधुनिक कालीन भारत तक की यात्रा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन को इतिहास कहते हैं। एक छोटी सी और बहुत सरल परिभाषा है कि अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को, यानी कि जो घटनाएं हमारे अतीत में यानी जो बीते समय में हो चुकी हैं उनके क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब आते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पर। इतिहास शब्द हिंदी के इति प्लस हा और आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यह निश्चित था। ठीक है, तो इतिहास शब्द हिंदी के 3 शब्दों इति प्लस हा और प्लस आज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? यह निश्चित था। ठीक, ग्रीक लोगों ने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बुनना। तो अब बात यह आती है कि आखिर इतिहास के लिए बुनना शब्द का प्रयोग, यह हिस्ट्री शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि अतीत की जितनी भी सारी कहानियां हैं, जितनी सारी भी घटनाएं हैं, वो घटनाएं एक कहानी के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो एक क्रम में बुनी हुई हैं। इसलिए इतिहास के लिए जो है वो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ बुनना भी होता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा हेरोडोटस को। यहाँ पे हमने हेरोडोटस की इमेज भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। अगला फैक्ट है, मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, ये भी प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा मेगस्थनीज। दरअसल मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसका नाम हम सभी ने सुना हुआ है। ये एक बहुत चर्चित पुस्तक है और इस पुस्तक से भारतीय इतिहास के बारे में एक क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। यही कारण है कि मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ पर हमने मेगस्थनीज की तस्वीर भी लगाई हुई है, आप इसे देख सकते हैं। अब जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो 2 शब्दों का सामना हमसे अक्सर होता रहता है इतिहास पढ़ते समय। एक है पुरातत्व और दूसरा शब्द है पुरातत्वविद। तो हम समझेंगे कि ये होता क्या है। कि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्खनन किया जाता है, तो उस उत्खनन में प्राप्त होने वाले अवशेषों को पुरातत्व एवं उन अवशेषों का अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। होता क्या है कि जब हमें किसी ऐतिहासिक स्थल का पता चलता है तो हम उसकी वहाँ की चीज़ों के बारे में जानकारी करने के लिए हम खुदाई करते हैं। तो वहाँ पे हमें खुदाई में जो भी अवशेष मिलते हैं, पता लगे मिट्टी के बर्तन मिले, कपड़े मिले, खिलौने मिले, कोई शिलालेख मिले या कुछ भी मिले, तो ये जो भी चीज़ें हमें अवशेष मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पुरातत्व। और फिर जो लोग उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। ये हमारा यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि पुरातत्व क्या होता है और पुरातत्वविद कौन होते हैं। इसके बाद अब बात आती है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो हर किसी देश में एक विभाग की स्थापना की जाती है जो भी उत्खनन में चीज़ें निकलती हैं उनका अध्ययन करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1784 ईस्वी में की गई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। यहाँ से भी परीक्षाओं के लिए सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1784 ईस्वी में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, तो इसका जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। यहाँ पे हमने अलेक्जेंडर कनिंघम की तस्वीर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारा जो मूल जो टॉपिक है इस आज के लेक्चर का,
कि इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, आखिर वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को एक व्यवस्थित तरीके से समझ सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले है अभिलेख। अभिलेख पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर उत्खनित किए जाते थे। इनके अध्ययन से तत्कालीन समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। होता क्या है कि किसी भी प्रकार का अभिलेख होगा तो उसमें कोई न कोई जानकारी दी गई होगी, ठीक। तो उन अभिलेखों को पढ़ करके उनमें तत्कालीन समय के बारे की घटनाओं के बारे में या अन्य कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर दी गई होती है। तो उन अभिलेखों को पढ़ करके हम तत्कालीन समय के कंडीशंस को, उसकी परिस्थितियों को, उसके समाज को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब आते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से आगे अभिलेखों से कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो जानकारी के हिसाब से भी आवश्यक हैं और परीक्षाओं में भी जहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख, प्राचीन और पठनीय, जो पुराना भी हो और जिसे पढ़ा भी जा सका हो, कौन सा अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है, जो प्राकृत भाषा में है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख कौन सा है, तो इसका आंसर होगा अशोक का अभिलेख, ठीक। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट है। यहाँ से सीधे प्रश्न परीक्षा में बनता है कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था। तो अगर पूछा जाए कि कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था, और किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। अब बात आती है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन अभिलेख हैं, जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं। इन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। दरअसल ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं, ठीक है। समस्या ये है कि उस समय हमारी जो मानव सभ्यता थी वो अपने प्रारंभिक चरण में थी। तो उस समय कोई लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्थित लिपि विकसित नहीं हुई थी। लिहाजा उस समय के लोगों ने जिस तरीके के चिन्हों का प्रयोग किया, उन्हें पढ़ना बहुत कठिन है। खासकर बताया जाता है कि हड़प्पा कालीन जो लिपि है वो कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है। तो ऐसी लिपि को पढ़ना इतना आसान नहीं है, और ये एक लिपि ऐसी है जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो अभिलेखों में क्या फैक्ट हैं कि सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख हो गया अशोक का, और सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका वो हैं हड़प्पा के अभिलेख, ठीक है। अब आता है नंबर 2, अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि इतिहास जानने के स्रोतों में अगला फैक्ट हमारा आता है सिक्के। सिक्के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सिक्कों पर राजाओं, देवी देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं। इन सभी के माध्यम से तत्कालीन समाज की स्थिति संबंधित राजा एवं उसके राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है। तो प्राचीन समय में जो सिक्के चलाए जाते थे तो उन पे बहुत सारी चीज़ें अंकित होती थी। कभी तत्कालीन धार्मिक जो परिस्थितियाँ होती थी उनसे संबंधित देवी देवताओं के चित्र, कभी राजाओं के चित्र, कभी संबंधित कालखंड की जानकारी, और इस तरीके से बहुत सारी सूचनाएं अंकित होती थी। अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके की सूचनाएं। तो उन सभी सूचनाओं के माध्यम से हम तत्कालीन कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यह है कि किस कालखंड में किस तरीके के सिक्के चलाए गए। सपोज किसी कालखंड में सोने के सिक्के चलाए गए, तो उस सिक्के को देख करके को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो कालखंड होगा वो वास्तविकता में आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध रहा होगा, तभी इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। इस तरीके से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि सिक्कों के अध्ययन को सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस कालखंड में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, तो उसका उत्तर होगा गुप्त काल में। अगला फैक्ट है कि कुषाणों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के सबसे शुद्ध थे, ठीक है। ये भी प्रश्न यहाँ पे सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस कालखंड में जारी किए गए सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा शुद्ध थे, तो उसका उत्तर होगा कुषाणों के द्वारा, ठीक है।
अब अगला फैक्ट आता है स्मारक एवं भवन। इनके माध्यम से तत्कालीन समाज की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जिस कालखंड की इमारतें जितनी ज़्यादा भव्य होंगी, हम समझ सकते हैं कि वो समाज उतना ज़्यादा शक्तिशाली, उतना ज़्यादा सुदृढ़, उतना ज़्यादा मजबूत होगा। और जिस कालखंड की इमारतें जो हैं वो उतनी अच्छी, उतनी मजबूत नहीं होंगी, तो हम समझ सकते हैं कि इस कालखंड की आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर रही होगी। अब जब इमारतों की बात होती है, वास्तुकला की बात होती है, स्थापत्य कला की बात होती है, तो यहाँ पे एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला अथवा वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किसके कालखंड को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहाँ के काल को। अब आता है कि मूर्ति कला। ठीक है, मूर्तियाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है कि मूर्तियों में तत्कालीन समाज की स्थिति स्पष्ट रूप से झलकती है। जब भी हम किसी मूर्ति को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम देखेंगे कि उस मूर्ति में जिसका चित्र बना हुआ है, जो मूर्ति है, उसने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, उसके आभूषण कैसे हैं, उसकी साज सज्जा कैसी है, उसकी भाव भंगिमा कैसी है। तो इन सब के माध्यम से हम तत्कालीन समाज की स्थिति और परिस्थिति के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक यही कंडीशन चित्रकला के साथ है कि चित्रकला के माध्यम से भी तत्कालीन समाज के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो हम देखेंगे कि उसके परिधान कैसे हैं, ठीक है, उसकी साज सज्जा कैसी है, उसके आभूषण कैसे हैं। तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, कि तत्कालीन समाज की स्थिति क्या रही होगी। अगर चित्र में दिखाए गए स्त्री या पुरुष के कपड़े बहुत अच्छे हैं, उसने बहुत अच्छे आभूषण पहने हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये कालखंड जो है वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध रहा होगा। चित्रकला के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सीधे प्रश्न बन जाता है कि किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। तो इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों में अगला नंबर आता है साहित्य का। वर्तमान में हमारे पास धार्मिक साहित्य, देसी एवं विदेशी साहित्य काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसके माध्यम से भी तत्कालीन कालखंड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दरअसल साहित्य एक बहुत बड़ा स्रोत है जिसके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ऑथेंटिक है, क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अब हमारे पास तमाम ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गए, कल्लड़ की राजतरंगिणी हो गई, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगस्थनीज की इंडिका हो गई, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत हो गई। इस तरीके से हमारे पास तमाम ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है और इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।